Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today we will continue our MCQ series related to computer awareness and as you know ये सीरीज़ हम 6 डेज तक कंटिन्यू करने वाले हैं स्टूडेंट्स एंड आज ये थर्ड वीडियो है इस सीरीज़ का. सो हम डेली 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एंड आई होप स्टूडेंट्स आप इन वीडियोस के नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे. 20 क्वेश्चंस एक बार में मैं इसीलिए ले रही हूँ सो दैट आपके लिए नोट्स बनाना भी आसान रहे. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल श्योरली एड्रेस योर कंसर्न्स. Just to remind, through my channel, I'm here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos. And let's begin now. So students, चलिए शुरू करते हैं सीरीज़ का थर्ड सेट, यानी कि आज हम फिर 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. इससे पहले हम दोनों वीडियोस में 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं. सो आज हम क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर 75 तक कंप्लीट करेंगे. एंड सो 56th क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज इट सेज दैट इन मैग्नेटिक डिस्क डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन दी प्लैटर इन अ कंसेंट्रिक सेट और रिंग्स इज कॉल्ड. सो मैग्नेटिक डिस्क जो होती हैं स्टूडेंट्स, इस तरह के जितने भी स्टोरेज यूनिट्स हैं, मेमोरी यूनिट्स हैं, ये आपके सिलेबस में मेंशन भी हैं एंड इन्हें हमें सेपरेटली कवर करना होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इनसे आते भी हैं. मैग्नेटिक डिस्क है, टेप है, ठीक है, और आपके फ्लॉपी टेप्स भी हैं, मैग्नेटिक बबल्स हैं, ऑप्टिकल डिस्क है. इस तरह की जितनी भी वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल में भी इनके जो है डिविजन्स हैं, तो ये जितने भी आपके मेमोरी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट है. तो पे मोर अटेंशन, आई विल सजेस्ट यू. एंड मैं ये कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs हम जो है इस पर्टिकुलर सब हेड पे कवर कर सकें, जितना भी आपके मेमोरी यूनिट से रिलेटेड सब हेडिंग्स हैं, ठीक है. तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से. तो इन मैग्नेटिक डिस्क डेटा इज ऑर्गेनाइज ऑन दी प्लैटर इन अ कॉन्सेंट्रिक सेट और रिंग्स इज कॉल्ड. सो जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसके सरफेस पे बेसिकली स्टूडेंट्स इस तरह के ट्रैक्स बने हुए होते हैं, इसे ट्रैक बोलते हैं. यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही है. सो जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसकी सरफेस पे इस तरह के ट्रैक्स बने हुए होते हैं जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होते हैं. कॉन्सेंट्रिक, आई होप आप सब समझ रहे होंगे, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है, बस रेडियस या डायमीटर उनके अलग अलग होते हैं. तो वो एक ही सेंटर से निकल के बहुत सारे सर्कल्स जब बने हुए होते हैं तो वो इस तरह के सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक सेट और कंसेंट्रिक रिंग्स बोल सकते हैं. तो यही जो है स्ट्रक्चर होता है आपके मैग्नेटिक डिस्क का. सो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो इस तरह के सर्कल्स या रिंग्स बने हुए होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं. इन्हें ट्रैक बोला जाता है स्टूडेंट्स. और ये ट्रैक क्यों बने हुए होते हैं? सो दैट जो डेटा जो स्टोर हो रहा है उस मैग्नेटिक डिस्क में उसे ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर किया जा सके. तो हर एक ट्रैक में इनकी कैपेसिटी भी इक्वल साइज़ की होती है, सेम स्टोरेज कैपेसिटी होती है हर एक रिंग की, ठीक है. बट एक चीज़ इससे रिलेटेड याद रखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंशन भी है क्वेश्चन नंबर 57 में, इसे भी साथ में ही देख लेते हैं, ठीक है. तो ये जो ट्रैक्स होते हैं इसमें जो डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी होती है वो जितनी सेंटर के क्लोज होते हैं जो ट्रैक्स उसमें उतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है, और जो ट्रैक जितना सेंटर से बाहर है उसमें उतनी ही कम डेंसिटी होती है. सो स्टूडेंट्स, आई थॉट ऑफ इंक्लूडिंग दिस डायग्राम सो आपके लिए ज़्यादा आसान रहे आपको समझना. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंसेंट्रिक रिंग्स हैं इन्हीं को हम ट्रैक्स कहते हैं. और इस तरह का जो एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है इसे सेक्टर बोलते हैं. जहाँ पे देखिए आप ग्रे से वो कलर्ड है वो पोर्शन, ठीक है, फील्ड है, तो ये आपका सेक्टर है. और ये जो लाइंस हैं इन्हें हम ट्रैक्स कहते हैं. तो मैग्नेटिक डिस्क पे इसी तरह का पैटर्न होता है और इसी तरह से वो जो है सारा डेटा सेव्ड होता है इन ट्रैक्स के ही थ्रू. सो जितना ये ट्रैक आपका सर्कल से जितना क्लोज होगा वहाँ पे डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना ही जो भी ट्रैक सेंटर से बाहर की तरफ होगा, सेंटर से जितनी दूर होता है ट्रैक वहाँ पे डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी उतनी ही लो होती है, कम होती है, ठीक है. तो आई होप इट्स क्लियर फ्रॉम द डायग्राम कि मैग्नेटिक डिस्क के सरफेस पे किस तरह से जो है ये ट्रैक्स बने हुए होते हैं, आप देख सकते हैं. और सो क्वेश्चन नंबर 57 में भी आपसे यही पूछा था कि व्हेन वी मूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट ट्रैक टू द इनर मोस्ट इन अ मैग्नेटिक डिस्क, तो डेंसिटी का जो है डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी उसमें क्या चेंज आएगा. तो अगर आप आउटर मोस्ट ट्रैक से सेंटर की तरफ यानी इनर मोस्ट ट्रैक पे आ रहे हैं तो वहाँ क्या होता है, हमेशा सेंटर के पास जितनी भी डेंसिटी होगी वो हाई होगी, यानी कि डेंसिटी इंक्रीज करेगी आप अगर आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट जो है ट्रैक पर रीच कर रहे हो. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए, इंक्रीजेस. सो क्वेश्चन नंबर 58, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट. सो
आपसे यहाँ पूछा है कि यहाँ जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं किसी प्रिंटेड टेक्स्ट को। सो अगर एक टेक्स्ट है जो प्रिंटेड उसमें फॉर्मेट में है आपके पास, अगर आप उसे डायरेक्ट इनपुट देना चाहें अपने किसी डिवाइस में, तो आप वो कैसे कर सकते हैं? तो ये हम कर सकते हैं OCR के थ्रू। OCR बेसिकली क्या होता है? इट इज़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और OCRs क्या होते हैं? ये मैकेनिकली या इलेक्ट्रॉनिकली दे कन्वर्ट इमेज ऑफ टाइप किए हुए डेटा की या हैंड रिटन डेटा की इवन, या फिर प्रिंटेड किसी टेक्स्ट की मशीन इनकोडेड टेक्स्ट में उसे कन्वर्ट करते हैं। एंड आप ये डेटा कहाँ से ले सकते हैं? किसी स्कैन डॉक्यूमेंट में से भी आप जो है OCR का यूज़ करके उसे इनपुट ले सकते हैं, उसका दे सकते हैं अपने डिवाइस में, या फिर किसी डॉक्यूमेंट की अगर आपके पास फ़ोटो है उससे भी कर सकते हैं। इवन आपके पास जो किसी टेक्स्ट का सब टाइटल प्रेजेंट हो तो उससे भी आप OCR को यूज़ करके उसको एज एन इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी डिवाइस के अंदर में। तो ये OCRs वर्क कैसे करते हैं बेसिकली? जो OCR होता है इट इज़ कैपेबल टू एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द स्कैन डॉक्यूमेंट। तो अगर आपके पास स्कैन डॉक्यूमेंट है या इवन किसी डॉक्यूमेंट की सिर्फ इमेज है तो उसमें से भी ये इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकता है टेक्स्ट। बस उस इमेज में टेक्स्ट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो उसे नहीं रीड कर पाएगा। तो OCR में अगर आपको उससे किसी स्कैन डॉक्यूमेंट से या किसी इमेज जो है आपके पास अगर डॉक्यूमेंट की इमेज है उससे अगर आपको टेक्स्ट ऑब्टेन करना है, उसको जो है स्कैन करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं OCR के थ्रू? बस उसमें टेक्स्ट होना ज़रूरी है तभी वो उसे रीड करेगा। एंड OCR को स्टूडेंट्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी बोलते हैं और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी बोलते हैं। तो यहाँ रीडर से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों ही सेम है। सेम ही डिवाइस को ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी बोलते हैं। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन ड्रॉ कंटिन्यूअस लाइन्स। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा है जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से आपके कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कंटिन्यूअस लाइंस ड्रॉप कर सकती है। तो ये होता है हमारा प्लॉटर। तो प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर एक हार्डवेयर डिवाइस है, कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस जो कि प्रिंटर जैसी ही होती है, बट ये प्लॉटर्स यूज़ किए जाते हैं जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए। और इन प्लॉटर्स में पेन या पेंसिल या मार्कर जो है फिट किया जाता है एज अ राइटिंग टूल। एंड इसके थ्रू जो है मल्टीपल या कंटिन्यूअस लाइंस ड्रॉ अप किए जा सकते हैं। और ये प्लॉटर्स वर्क कैसे करते हैं? दे मूव मैकेनिकली, और ये जो प्लॉटर्स होते हैं दे ड्रॉ लाइंस ऑन टू द सर्फेस ऑफ पेपर टू रिप्रोड्यूस वेक्टर ग्राफिक्स ड्रॉन ऑन अ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर पे जितनी चीज़ें फीड होती हैं उसी तरह से ये पेन्स मूव करते हैं। प्लॉटर में लगा हुआ पेन या मार्कर जो भी चीज़ उसमें इंसर्टेड होती है उसी तरह से मूव करती है, और जो फिगर होगा या कोई अगर टेक्स्ट भी है तो वो उसे उस तरह से राइट अप कर सकती है। ठीक है, और कंटिन्यूस अगर लाइन्स भी ड्रॉ करनी है तो वो भी कौन करता है? प्लॉटर करता है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन है प्लॉटर। सो प्लॉटर के थ्रू हम कंटिन्यूस लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 60 इज इन विच स्टोरेज डिवाइस रिकॉर्डिंग इज डन बाय बर्निंग टाइनी पिट्स ऑन अ सर्कुलर डिस्क। तो ऐसा कौन सा आपका जो है स्टोरेज डिवाइस है जिसमें टाइनी पिट्स होते हैं और उन्हें जो है बर्न किया जाता है और उसके बाद जो है रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है? तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्टिकल डिस्क। और ऑप्टिकल डिस्क को जो है फर्स्टली क्रिएट किसने किया था? जेम्स टी रसल ने। ठीक है, तो 1960s के टाइम पर उन्होंने ऑप्टिकल डिस्क को क्रिएट किया था, फर्स्ट ऑप्टिकल डिस्क को। एंड इन्होंने स्टोर किया था डेटा ऑन माइक्रोन वाइट डॉट्स करके। ठीक है, तो ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी जो है ये वर्क कैसे करती है बेसिकली? तो एक लेज़र बीम होती है जो इनकोड करती है सारा डिजिटल डेटा ऑप्टिकल डिस्क पे। और ऑप्टिकल डिस्क के ही टाइप्स होते थे हमारे कॉम्पैक्ट डिस्क यानी जो हम सीडीज़ यूज़ करते थे, और जो डिजिटल वीडियो डिस्क होती थी यानी डीवीडीज़ जो हम पहले यूज़ किया करते थे। ये सब ऑप्टिकल स्टोरेज का ही आपका जो है फॉर्म है। एंड इसमें इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टोर होती है? सीरीज़ होती है यहाँ पे, या फिर लैंड्स होते हैं या फ्लैट एरियाज़ होते हैं या पिट्स होते हैं। तो जब भी आपको टाइनी पिट्स का जो है से रिलेट करना हो तो आप ऑप्टिकल डिस्क यूज़ कीजिएगा वहाँ पर। ऑप्टिकल डिस्क पे ही इस तरह के टाइनी पिट्स बने हुए होते हैं जिन्हें लेज़र के थ्रू बर्न किया जाता है और उस पर वहाँ पे इनकोडिंग की जाती है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स यूजेस लाइट बीम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर। तो ऐसे कौन से जो है प्रिंटर्स हैं जो लाइट बीम या इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर पे वर्क करते हैं, के थ्रू वर्क करते हैं? तो ये होते हैं आपके लेज़र प्रिंटर्स। तो यहाँ पे आप लाइट बीम से लेज़र प्रिंटर्स को रिलेट कर सकते हैं, नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है प्रिंटर का। तो आप यहाँ पे तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये।
ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज। सो यहाँ पे आपसे पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स का प्राइमरी पर्पस होता है। किसी भी ओएस का यही रीज़न होता है, इसीलिए वो वहाँ पे इंसर्टेड होता है, सो दैट जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसका मोस्ट एफिशिएंट यूज़ हो सके। और ये जितनी बाकी चीज़ें हैं ये भी देखिए यूज़ ही है ओएस का, लेकिन जो प्राइमरी पर्पस होता है हमेशा इस तरह से जब लिखा हो ना प्राइमरी पर्पस, तो इस पर स्ट्रेस क्या कीजिए कि आपसे प्राइमरी पर्पस पूछा जा रहा है, यानी इन सब में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पर्पस है ओएस का की प्रेजेंस का, तो वो क्या है, वो यही है कि कंप्यूटर हार्डवेयर का जो मोस्ट एफिशिएंट यूज़ पॉसिबल हो सकता है वो कैसे हो सकता है, सिर्फ ओएस की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस व्हाट। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मैनेज करता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ए इज़ मेमोरी, बी इज़ प्रोसेसर, एंड सी इज़ डिस्क, एंड IO डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, एंड डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। सो ओएस के थ्रू मेमोरी, प्रोसेसर, डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इस तरह की सारी ही चीज़ें जो है मैनेज की जाती हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, सो शेड्यूलिंग इज़। आपसे पूछा शेड्यूलिंग क्या है। तो शेड्यूलिंग बेसिकली स्टूडेंट्स इट इज़ मेकिंग प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रोसेसर। तो प्रोसेसर को प्रॉपरली यूज़ करना ही शेड्यूलिंग होता है। तो यहाँ पे आपका ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये इस पूरी बात से रिलेट करता है, अलाउिंग जॉब टू यूज़ दी प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर को अच्छी तरह से यूज़ करने के लिए ही शेड्यूलिंग क्रिएट की जाती है, सो दैट शेड्यूलिंग के थ्रू प्रोसेसर को प्रॉपरली यूज़ किया जा सके, इसी चीज़ को आप शेड्यूलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटर प्रोग्राम कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सो आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम ऐसा है जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स में को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकता है। तो कंपाइलर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66, सो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इज व्हाट। सो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है ये पूछा है आपसे। सो यहाँ पे ऑप्शन ए बी पढ़ लेते हैं, सी डी इसके बाद में है, ठीक है। तो ए इज आर ईजियर टू डेवलप देन सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम, बी इज एग्जीक्यूट ईच जॉब फास्ट। So option number C says execute more jobs in the same time period. D says use only one large mainframe computer. तो आप सबको पता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा ना मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब यही होता है टू एग्जीक्यूट मोर जॉब्स इन दी सेम टाइम पीरियड, यानी एक ही टाइम पर बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ एक साथ कैरी आउट करना ही उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। मल्टी पर्पज़ भी बोलते हैं हम अगर जनरल लेमैन लैंग्वेज में बोलें, बट अगर एक साथ बहुत सारे जॉब्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड टुगेदर तो उसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, so moving on to the next question, question number 67, what device is used for entering the XY coordinates। so अगर XY coordinates अगर आपको एंटर करने हैं तो आपकी कौन सी डिवाइस के थ्रू आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिवाइस होती है जॉयस्टिक। सो जॉयस्टिक के थ्रू XY कोऑर्डिनेट्स को भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं वहाँ पे। सो ये समझ लीजिए कि जॉयस्टिक्स होते क्या है। बेसिकली जॉयस्टिक एक कर्सर कंट्रोल डिवाइस होती है और इसे गेम्स या असिस्टिव टेक्नोलॉजी की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो जॉयस्टिक्स होती हैं आपकी बेसिकली इनपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68, पूछा है आपसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर प्रिंटर्स दैट स्ट्राइक अ रिबन अगेंस्ट द पेपर टू प्रोड्यूस द कैरेक्टर इमेजेस। सो इस तरह के जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो किस तरह से प्रिंट करते हैं पेपर पे, दे स्ट्राइक अ रिबन और उसी से जो है पेपर पे वो कैरेक्टर इमेजेस को प्रिंट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स का वर्क करने का तरीका यही होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69। तो यहाँ आपसे पूछा है कि बार कोड्स जो होते हैं दे स्टोर इन्फॉर्मेशन यूजिंग। तो आपने देखा होगा बार कोड्स में हमेशा थिक एंड थिन लाइंस होती हैं ब्लैक कलर के। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा है कि किस तरह से वहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो वहाँ पे थिक एंड थिन लाइंस यूज़ होती हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यूज़ कर सकते हैं।
And next question is question number 70. It says how many types of storage loops exist in magnetic bubble memory. So आपसे ये पूछा है कि जो magnetic bubbles होते हैं, magnetic bubble में कितनी तरह के storage loops exist करते हैं. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा करेक्ट डी, क्योंकि वहाँ पे दो जो है इस तरह के लूप्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू जो है डेटा को स्टोर किया जा सकता है. एंड सो स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैग्नेटिक बबल्स क्या होते हैं. तो मैग्नेटिक बबल्स बेसिकली दे टाइप ऑफ मेमोरी स्टोरेज, और इसके थ्रू ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं नेचर में, ठीक है. और इसमें दो टाइप के स्टोरेज लूप्स एग्जिस्ट करते हैं और दोनों में ही 1 बिट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड, ठीक है. और इन्हें बबल्स भी बोलते हैं या फिर डोमेन्स भी बोलते हैं. सो मैग्नेटिक बबल से रिलेटेड और चीज़ें जो है हम जब सेपरेट इस पर वीडियो करेंगे तब डिस्कस करेंगे. पर फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि इसमें कितने तरह के स्टोरेज लूप एग्जिस्ट करते हैं. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज लूप्स इन द मैग्नेटिक बबल मेमोरी. एंड moving on to the next question, question number 71, it says in comparison to the internal memory, टेप और डिस्क मेमोरी इज़. तो आपसे ये पूछा है कि अगर आप इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी के साथ टेप और डिस्क मेमोरी को अगर कंपेयर करते हैं तो आपको क्या पता चलेगा कि इसमें से कौन सी स्लोअर या लेस एक्सपेंसिव है. तो यहाँ पे जो टेप और डिस्क मेमोरी है ये स्लो भी होती है इन कंपैरिजन टू इंटरनल मेमोरी, एंड इट इज़ ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव. तो जितने भी ये टेप होते हैं, जैसे आपके मैग्नेटिक टेप हैं या फ्लॉपी टेप है, या फिर जो डिस्क होती हैं जैसे मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेट या ऑप्टिकल डिस्क है, इस तरह के डिस्क वाले जितने भी टाइप्स के मेमोरी स्टोरेज होते हैं, या फिर टेप फॉर्म में जितने भी ये मेमोरी स्टोरेजेस हैं, तो ये जो इंटरनल मेमोरी होती है अगर उसके साथ हम कंपेयर करें तो इस तरह की टेप या डिस्क मेमोरीज स्लो भी होती हैं एंड ऑल्सो दे आर लेस एक्सपेंसिव. तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72. वन ऑफ द मेन फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम माइक्रो कंप्यूटर्स इज़. तो आपसे ये पूछा है कि वन मेन फीचर जो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है, वो क्या है. तो यहाँ पे मेंशन है, देख लीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर्स में दिस डजंट कंटेन्स द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. सो हम माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बट माइक्रो प्रोसेसर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वहाँ पे यूज़ नहीं होती. तो यही एक बेसिक ऐसा फीचर है, ऐसा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है जो कि माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स को अलग करता है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73. माइक्रो प्रोसेसर विद n एड्रेस लाइंस इज केपेबल ऑफ एड्रेसिंग. तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि माइक्रो प्रोसेसर जिसमें कि एड्रेस लाइंस पे के सामने n लिखा होगा, यानी वहाँ पे n नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस हैं, वो कितनी जो है एड्रेसिंग कर सकता है. इट्स केपेबल ऑफ एड्रेसिंग 2 to the power n लोकेशंस. यानी एक माइक्रो प्रोसेसर जिसमें n नंबर ऑफ एड्रेस लाइन अवेलेबल हैं, उसमें 2 to the power n टाइम्स लोकेशंस को आप एड्रेस कर सकते हैं. So moving on to the next question, question number 74, it says which technique is preferable for transferring a large amount of data to and from a memory in a short time. So यहाँ आपसे पूछा है कि अगर आपको कम से कम टाइम में अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र करना है, मेमोरी में से लेना है, ट्रांसफ़र करना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे ऑप्शन, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, DMA. और DMA क्या होता है, DMA स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा. और ये एक पेरिफेरल डिवाइस है, और इसी DMA के थ्रू जो हार्डवेयर सब सिस्टम है, इट कैन असेस दी मेन सिस्टम मेमोरी, यानी कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसको ये डायरेक्टली असेस कर सकता है अपने हार्डवेयर सब सिस्टम्स के थ्रू. एंड DMA और कैसे वर्क करता है, तो जब किसी इस तरह की ट्रांसफरिंग जो है इनिशिएट की जाती है, तो जब CPU ट्रांसफ़र को इनिशिएट करता है तो वो इनिशिएट करने के बाद मीनवाइल दूसरे ऑपरेशंस को भी एग्जीक्यूट कर सकता है. ऐसा नहीं कि अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो CPU अदर फंक्शंस एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. तो जब तक इस तरह का ट्रांसफ़र एग्जीक्यूट हो रहा है तो दूसरे ऑपरेशंस भी CPU कंडक्ट कर सकता है. और जब ये इस तरह का जो ट्रांसफ़र है, ऑपरेशन है, वो कंप्लीट हो जाता है, तो DMA कंट्रोलर के थ्रू तरफ से एक पॉप आता है या फिर एक इंटरप्शन आता है, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि द ट्रांसफ़र हैज़ बीन कंप्लीटेड. और अगर आपको एग्जाम में इसके फुल फॉर्म से भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज DMA. और DMA के थ्रू कम से कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी ईजिली ट्रांसफर्ड.
सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बूलियन एक्सप्रेशंस आपको नहीं पढ़ने हैं एंड बाइनरी कन्वर्जन भी आपके लिए सिलेबस में आपके नहीं है। सो हम इन दोनों ही क्वेश्चंस को स्किप करके देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। सो स्टूडेंट्स, आज का इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें इंक्लूड नहीं किया है, एग्जेम्प्ट किया है उन सबको। सो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये OSI रेफरेंस मॉडल से रिलेटेड है। तो OSI रेफरेंस मॉडल डिफाइंस द फंक्शन फॉर 7 लेयर्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। और यहाँ पे ऑप्शंस देखिए आप, चारों ही ऑप्शन आपके यूज़र एंड कम्युनिकेशन मीडियम से रिलेटेड है। आपसे पूछा है कि इंक्लूड करता है, एक ऑप्शन में बोल रहा है नहीं इंक्लूड करता है, और या फिर ये पूछ रहा है कि इंक्लूड कम्युनिकेशन मीडियम बट नॉट यूज़र एंड इंक्लूड्स यूज़र बट नॉट कम्युनिकेशन मीडियम। तीनों के इन्हीं दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, यूज़र की या तो कम्युनिकेशन मीडियम की। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि OSI रेफरेंस मॉडल जो है ये होता क्या है। जब आप इसे समझ लेंगे तो आपके लिए इसके प्रोटोकॉल्स या जो 7 लेयर्स ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं या कौन सा इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें समझना ईजी हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि OSI रेफरेंस मॉडल ये है क्या। दिस मॉडल एक्चुअली डिस्क्राइब्स हाउ डाटा इज़ बीइंग सेंट एंड रिसीव्ड ओवर अ नेटवर्क। सो नेटवर्क पे जब एक डाटा को सेंड किया जा रहा होता है और वो जिस तरह से रिसीव हो रहा है ना, यही डिस्क्राइब करता है हमारा OSI रेफरेंस मॉडल। और OSI जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ये होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोलते हैं इसको, OSI को। एंड थ्रू दिस क्या होता है कि ये जो मॉडल है, दिस ब्रेक डाउन द डाटा ट्रांसमिशन ओवर सीरीज ऑफ 7 लेयर्स। तो जब डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उस पूरे प्रोसेस को इस 7 लेयर्स में ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे इसीलिए 7 लेयर्स ऑफ प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। और आपको मैं 1-2 प्रोटोकॉल्स के नाम बता दूँ उससे रिलेटेड, तो आपको शायद आसान हो याद रखने में। तो जिसकी जो 7th लेयर होती है ना, उसमें आपको HTML, FTP, STML ये सारे मिलेंगे जो हम यूज़ भी करते हैं, तो आपको शायद रिलेटेबल लगे, इससे समझ लीजिए। एंड OSI मॉडल्स में DNS वगैरह भी आते हैं, ठीक। और इसके बारे में ये जान लीजिए कि इसकी लेयर्स कौन कौन सी हैं। 7 डिफरेंट लेयर्स। तो लेयर्स हैं इसकी, फिजिकल है, डाटा लिंक है, नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट है, सेशन है, प्रेजेंटेशन है, एप्लीकेशन है। स्टूडेंट्स, आपको ये लेयर्स अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि OSI क्या होता है इतना ही जान लेना मेरे ख्याल से बहुत होगा। आपके सिलेबस में ये मेंशन था, ये टॉपिक, ये टर्म मेंशन है, आपके एब्रीविएशंस में भी 1-2 बार आया हुआ है। तो मुझे लगा इसको इंक्लूड ज़रूर कर लूँ, और इससे ज़्यादा अगर पूछता है कुछ भी तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 7 लेयर्स होते हैं। प्रोटोकॉल सारे एक साथ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आप ये बता सकें एटलीस्ट कि क्या होता है ये, यही ज़रूरी है। तो इसको ये याद रखिएगा कि OSI रेफरेंस मॉडल क्या वर्क करता है, क्या फंक्शन होता है इसका, इतना ही ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किया आपको, उतना समझ लीजिए। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई थिंक काफ़ी होगा ये आपके जो है सिलेबस से रिलेटेड जितना भी पार्ट है उसको कवर करने के लिए। एंड यहाँ पे आपका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, दिस सेज नॉट इंक्लूडिंग द यूज़र और कम्युनिकेशन मीडियम। सो ये जितने भी इसके 7 लेयर्स ऑफ प्रोटोकॉल हैं, ना ही इसमें यूज़र इन्वॉल्व होता है, ना ही कम्युनिकेशन मीडियम इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन आपका है बी, नॉट इंक्लूडिंग द यूज़र और कम्युनिकेशन मीडियम। So students, this is all for today. Hope the questions were clear to you. And as this week we will be covering MCQs on computer awareness as our topic for the One Topic 1 Week series. There are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet. And convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी topic में कोई confusion है तो mention that in the comment box. I will include them as well. Stay home, stay safe, like the video, share it with your friends and subscribe to my channel. Do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.